नमस्कार। वो नींद की तरह नर्म सब्ज़ा, वो नींद की तरह नर्म सब्ज़ा, ख्वाबों की तरह रमिंदा शबनम, फूलों की तरह शगुफ्ता चेहरे, किरणों की तरह जवां तबस्सुम। वाह। सब काफिलाए आदम की राही, वादी अदम में चल रहे हैं, लम्हों के चिराग जल रहे हैं। जी हाँ, लम्हों के चिराग जलते हैं और लम्हों के ये जो चिराग जलते हैं, इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं इतने खूबसूरत सितारे, जो चिरागों की तरह जलकर कला जगत को रोशन कर रही हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत है। अगर मैं उनको लेजेंडरी एक्ट्रेस कहूँ, लेजेंड कहूँ, लिविंग लेजेंड कहूँ तो कम नहीं होगा। तो आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। शी वॉज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस मनोहर सिंह स्मृति अवार्ड फॉर हर contribution in the field of theatre. She has been awarded संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार. She has been awarded for she has been awarded Best Actress Award for the portrayal of character Imrati Devi in a TV serial Carrie. Awarded, she has been awarded the Indian Television Academy Award for Best Actress in Negative Role. और उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं एंड कलर्स का जो गोल्डन पेटल अवार्ड है फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन इन 2012। तो इतने खास अवार्ड मिले हैं और बहुत सारी उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं उनका जिक्र करने लगूं यहाँ पे तो वक्त कम पड़ जाएगा। शी इज एन एविड एजुकेशनिस्ट, शी इज मीडिया कम्युनिकेटर, शी इज व्हाट नॉट। तो इट्स प्रिविलेज फॉर मी टू हैव हर हियर। तो मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ हेमा सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतना खास बनाने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। इतनी सुंदर आवाज में आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं तो धन्य हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सारे ये जो रूबरू है, इसके सभी दर्शकों से अपनी बातों को शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा काजल जी। सचमुच मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिविलेज टू हैव यू हियर। हमारे साथ बहुत सारे थैंक यू ऐसे सो मच। व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किरण भट्टागर जी जुड़ चुकी हैं, जो ओ अपने आप में एक नमस्ते किरण शख्सियत जी, है। नमस्ते। नमस्ते किरण जी तो मेरी मेंटोर रही है एक तरह से। थैंक हमारे यू साथ सो मच। राज राज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कश्मीर अच्छा से अच्छा, शहजाद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। क्या बात है। हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अरे सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा अरे गुप्ता जी सुचित्रा जी, नमस्ते नमस्ते। इतना अच्छा लग रहा है। आप तो अब आवाज की वो है, जादूगरनी है आप तो। हमारे सचमुच। साथ सच में बिल्कुल हमारे साथ नौरीन शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, रंगकर्मी हेलो रही हैं नूरी। और है हेलो हेलो। और शख्सियत बहुत हैं। प्यारी सहेली है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र कोहली जी जुड़ चुके हैं। नौरीन जी लिखती हैं, थैंक हम यू। भी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे आपका। तो मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे, क्योंकि जी जो हमारे शो का मकसद है वो ये कि जो यंग परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं हो रही जिस दौर से हम गुजरे हैं, तो एक तरह से उनके लिए उनको ये एक उनके लिए एक वर्कशॉप की तरह है। तो हर जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं, उनकी जो कला की जर्नी है वो अपने आप में एक वर्कशॉप की तरह है। तो एक बिल्कुल। इंस्पिरेशन है यंग परफॉर्मर्स के लिए। तो मेरा पहला सवाल कि आपकी जो यात्रा है कला के क्षेत्र में, हम चाहेंगे कि हम भी उससे रूबरू हों। मेरी जो शख्सियत है ना काजल जी, वो इतनी बदली है बचपन से लेके अब तक कि मैं अपने माँ बाप की दूसरी बिटिया हूँ, तो मध्यमा हूँ। मतलब बड़ी को कुछ मत कहो, छोटी को कुछ मत कहो। तुम तुमको सहना पड़ेगा। और मैं बहुत ही बिंदास और बहुत ही बदमाश किस्म की बच्ची थी। वो कौन सा ऐसा पेड़ था जिस पर मैं नहीं चढ़ सकती थी। दिन में मैं कभी सोती ही नहीं थी। और हाँ। दिन में मैं कभी नहीं सोती थी। मेरी माँ सबको बच्चों को सुला देती थी, तो मैं चुपके से दरवाजा खोल के बाहर निकल जाती थी गली मोहल्लों में। और कौन से पेड़ के पत्ते नहीं खाती थी, सोचिए आप। मतलब मैं आयुर्वेदिक इलाज उसी समय से कर रही थी। अमरूद के पत्ते खा लिए, कड़ी पत्ते खा लिए, हाँ। इधर की चीजें लाके इधर लगा दी। मेरे घर के आगे एक लड़का रहता था, उसके घर में बहुत गुलाब के फूल खिले थे। तो मेरे घर में एक भी नहीं खिला था। वो मुझे बहुत चिढ़ाता था, तेरे घर में एक भी फूल नहीं। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने उसके सारे फूल तोड़ लिए और सारे आके अपने घर के गुलाब में सब
बांध दिए, और नीले पीले हरे धागे से बांध दिए। छोटी थी, पापा आए तो मैंने कहा पापा देखिए हमारे घर में कितने फूल खिले, तो उन्होंने देखा तो हंसने लगे, कहने लगे ये कैसे फूल है जिनमें। तो मतलब मैं बड़ी पर मैं ऐसा नहीं था कि मैं किसी को तंग करती थी, लेकिन मैं बहुत हवा की तरह उड़ने वाली थी। सारे मोहल्ले के बच्चे जो थे वो मेरा इंतजार करते थे। मतलब मम्मी कहती थी कि तुम स्कूल से नहीं आती थी उससे पहले 5 बार 10 बार घंटी बजे, आंटी हेमा आ गई, आंटी हेमा आ गई। क्योंकि मैं सबके साथ मिलके, मतलब वो एक होता ना डायरेक्टर बनना, सबके साथ मिलके मैं पर्चियां बनाती थी, उनके उनमें खेल लिखती थी, फिर हम खेल खेलते, नए नए खेल बनाती थी। और मैं चोरी भी करती थी, पता क्या करती थी? मेरी मम्मी ने नींबू का पुराना अचार बनाया था, मैं जाके चुपचाप वो सारा अचार निकाल के ले आती थी और सब में बांट देती थी। तो हम मतलब पिकनिक मनाते थे अचार की, और खेल खेलते थे। और घर आते ही मेरा ये काम होता था सबसे पहले, अच्छा नूरीन जी थैंक यू, अच्छा नाम दिया है आपने मुझे, शरीफ बदमाश। हाँ तो मतलब घर आते ही सबसे पहले अपना काम कर लेती थी, सारा होमवर्क वगैरह, और मुंह पे पाउडर इतना सारा पोत लेती थी, मुझे लगता था फ्रेश हो जाएगा चेहरा और थोड़ी गोरी दिखूंगी। बाहर जाके चली आती थी वो सफेद सफेद मुंह पे लगा के घूमती रहती थी मैं बाहर। और फिर अपने दोस्त में सब आ जाते थे से सारे, एक मतलब एक हर उम्र का मेरा दोस्त था। और पर मैं ये कहना चाहूंगी काजल जी कि मुझे बहुत प्यारे माँ बाप मिले हैं। मतलब ईश्वर करे सबको ऐसे अच्छे माँ बाप मिले और उतना ही प्यारा बचपन मिले। बहुत अमीरी में नहीं पले हम, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है उसके पास पैसा नहीं होता है, और मेरे पापा तो इतने ईमानदार आदमी थे कि घर में से चीजें उठा उठा के बाहर फेंक देते थे, जो जो ब्राइब में आती थी ना, कच्चे बादाम हरे हरे उठा के फेंक दिए, ये नहीं चाहिए मुझे। कि मतलब दिनमान के एडिटर के घर में सब चीजें आ रही। अच्छा उस वक्त हमारे घर में बड़े बड़े लोग आया करते थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब मेरी बड़ी बहन की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं। तो मतलब तो मैं, मेरी शादी जॉर्ज फर्नांडिस जी के कार्ड, उनके कार्ड छपे हैं। तो बड़े लोग थे, बहुत बड़े, पर हम उतने छोटे थे इसलिए हमें कुछ पता नहीं था उनके बारे में। तो हम इधर उधर आवारा गर्दी का, और सबसे ज्यादा आवारा मैं थी। और मेरी दोनों बड़ी बहन और छोटी बहन बड़ी बहुत खूबसूरत है वो, छोटी बहन तो हेमा मालिनी जैसी है। तो सब लोग कहते थे ये कैसी है आपकी बेटी, ये तो मतलब कुछ अलग ही है। अब मैं थोड़ी लंबी भी हो गई थी, तो मतलब ये था कि, और दूसरी बात ये भी है कि मेरा पालन लालन पालन जो था वो पता नहीं क्यों एक लड़के की तरह हुआ था। आई वॉज वेरी टॉमबॉयिश, मतलब मेरी जब मैंने, हाँ बहुत टॉमबॉयिश थी मैं बाहर भाग जाती थी, पेड़ों पे चढ़ जाती थी, फूल तोड़ के ले आती थी अपने भाई के लिए, और एडवेंचरस बहुत थी। मतलब मुझे एडवेंचर बहुत पसंद था कि मोमबत्ती आग कैसे चलती। एक बार मैंने अपने पापा के कागज जला दिए घर में, ये देखने के लिए कि आग कैसी होती है। प्लीज देखिए मैं इतनी सारी बातें डिस्क्लोज कर रही हूँ अपने बारे में। तो और उसको इतनी छोटी सी खिलौने की बाल्टी थी, उससे ला ला के मतलब बुझाने लगी, तो मेरी माँ दौड़ के आई। देखिए एक बात है कि मेरी माँ और मेरे पिता ने कभी मुझे इस बात पे डांटा नहीं, पूछा तुमने क्यों किया ऐसा बेटा, तो मैंने कहा मुझे आग देखनी थी, इतनी सुंदर होती ना आग, उसके कलर। तब उन्हें लगा कि इसको कलर्स पसंद है। सब्जी वाला आता था तो मैं चुपचाप एक शिमला मिर्च चुरा लेती थी, एक हरी मिर्च चुरा देती थी। तो मेरी माँ ने कहा बेटा मैं इतनी सब्जी खरीदती हूँ, तुम इसलिए क्यों चुराती? क्योंकि वो आधी हरी आधी लाल होती थी, उसमें एक लाल पीला रंग होता, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो उन्होंने मुझे रंग ला के दिया और मैंने बहुत पेंटिंग्स करनी शुरू की। तो और क्लासिकल सिंगिंग मेरी माँ बाप ने हम मेरी बड़ी बहन के लिए और मेरे लिए रखी थी, मुझे उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता था, सॉरी। पर मैं गा लेती थी, तो उसका बड़ा अच्छा असर हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे बारे में ये था कि ये बच्ची करेगी क्या। फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल ठीक था, मतलब एक 3 लड़कियां और एक बेटा और 4 छोटे भाई, और घर और सबको संभालना बहुत मुश्किल बात होती है ना पापा के लिए। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो इतना अच्छा स्कूल नहीं था, पर ठीक था। और मैं कैसे पढ़ गई उसमें मुझे नहीं मालूम, और मैं क्लास में फर्स्ट भी आ जाती थी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करती थी। लेकिन मैंने, सच बताऊं काजल जी, मैंने अपना एक डायलॉग बोलने के लिए ना, मैंने अपनी मैडम से रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे, और बुलबुल गाइड्स होते थे, हम लोग छोटे से थे। तो उसमें एक हमने एक परफॉर्मेंस सब स्कूल ने तैयार किया था, जिसमें एक जाके बोला था दरवाजा खोलो हम आ गए हैं।
अब वो जो डायलॉग जिसको दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं बोलती थी। मैंने कहा प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए मैम, प्लीज, मैं बहुत अच्छा बोल के दिखाऊंगी आपको, पर मैं एक उदंड सी बदमाश सी बच्ची थी, इसलिए मेरे और मेरी बड़ी बहन काफी खूबसूरत संजीता स्कॉलरशिप पाने वाली थी, तो उनको मिल गया वो। तो देखिए जिस एक एक लाइन को बोलने के लिए मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी, आज मैं सबको लाइनें सिखाती हूँ। आज मैं क्या वॉइस बात, स्पीच। क्या बात, वाह। फिर मैं सरदार पटेल विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। वहां पर लकीली कारण जी हिंदी पढ़ाते थे। मीना विलियम्स जो NSD से पास आउट थी, वो हमारी होम रूम टीचर, मतलब मेरी क्लास की टीचर थी, और वो इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरी इंग्लिश, मैं क्लास में फर्स्ट आई थी, मेरी इंग्लिश में मैं फेल हो गई थी क्योंकि मेरी इंग्लिश गड़बड़। पर वहां उस स्कूल में जाती मेरा काया, जिसको कहते हैं ना मेटामॉर्फोसिस होना, वो हो गया। और उन्होंने सबको क्या होता था, एक लंच के बाद एक एक पीरियड होता था, उसको पूछते थे आप क्या करते हो। मैंने पूछा मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर क्या हुआ कि लकीली वो एक नाटक कर रही थी, ताश नगरी सही परांजपे जी का। तो जो लड़की तिग्गी कर रही थी वो आई क्लास में, और मैं आगे बैठी हुई थी। तो उसने कहा, कल्पना नाम था उस लड़की, उसने कहा मैम मुझे जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैडम थोड़ी सी घबरा गई, तो मैं सामने देखा तो मैं बैठी। अच्छा तुम उठो ये ना, मेरे उसके साथ खड़ी हो। अब मैं उसके साथ खड़ी हो गई। वो थोड़ी लंबी थी, वहां ऊंचक ऊंचक खड़ी हूँ कि मैं इसके बराबर देखूं। तो उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। अब मुझसे कहा ठीक है तुमको रिहर्सल्स के लिए शाम को। मैं कहा हाँ। अपने पापा से पूछा। मैं कहा नहीं नहीं हाँ। और उसके बाद जब वो रोल हुआ तो मैंने अपने आप सारी ब्लॉकिंग कर दी। दुग्गी तिग्गी तिग्गी बनी थी ना, तो दुग्गी के साथ मेरा सीन था। दुग्गी इधर आओ, अब आइस पाइस खेलना और सब, खूब नाच नाच के पूरे, कोई डर नहीं, एक इतना डर नहीं। तो मीना बहन ने, हम मीना बहन कहते थे, वो वहाँ गुजराती स्कूल है तो बहन कहते। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो कमाल करते, तुम तो सारा सीन तुमने अपने आप कर लिया। फिर वो नाटक हुआ, बहुत खुश हुई मैं, और मेरे पास है उसकी तस्वीर, बहुत पतली अरे दुबली वाह। छोटी सी तिग्गी, ऐसे 3 पान के पत्ते बने हैं, खड़ी हुई हूँ, छोटी सी 5th स्टैंडर्ड में ऐसे कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मीना मैम ने मुझे बुलाया, कहा अच्छा पोइट्री रेसिटेशन ऐसा होता था, तो मैं बहुत अच्छी पोइट्री करती। द शिप सेल्स ऑन द सीज एंड द से ना करके पोइट्री अपने अपने मन से बोला करती। I had a little dog and my dog was very small. He licked me on the face and he answered to my call. तो इस तरह से मैं बोलती, of all the treasures that are mine। तो एक छोटा बच्चा इस तरह से बोले पोएम, तो शायद अच्छा। तो वो मुझे देखती रहती थी कि ये लड़की क्या है, मतलब ये कोई अजूबा है क्या। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा तुम प्रोफेशनल नाटक करोगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो वो मुझे मॉडर्न स्कूल के पास ले गई, और वहां दरवाजा खुला तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत महिला बैठी थी। वो है चिल्ड्रन थिएटर जो करती है ना, क्या नाम है उनका, बहुत खूबसूरत थी वो और ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, मुझको देख के कहा इससे काली लड़की तुम्हें नहीं मिली मीना, तुम्हें तो पहले ही। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरा रंग ही गायब हो गया। जो भी वो कुछ देखते होंगे ना कि इसका बच्चा है उसका बच्चा से कुछ देखते हो। तो मैं गई अंदर, बिल्कुल रॉ, जैसे जंगली हवा नहीं होती, अंदर गई। उन्होंने कहा अच्छा ये डायलॉग पढ़ के सुनाओ। मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आता, यहाँ तो किन्नी का रोल था। तो उन्होंने कहा पास पास एक लाइन में पास जाओ, घर जाओ अपने, जाके याद करो सारी लाइन और फिर आ जाना। मैंने मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहा ठीक है। मैं घर आ गई और मेरे पापा मम्मी की धुक धुक, क्योंकि पापा उस समय थिएटर वालों से जुड़ाव था उनका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्सटर्नल एग्जामिनर हुआ करते थे। उन्होंने कहा ये बच्ची को तुम क्या कर रहे हैं, ये तो गजब है, इसको घर में संभालना मुश्किल है। तो मैंने घर में सारे लाइन याद कर, सारे लाइन याद कर। और एक बहुत मोटी किताब है आज के रंग नाटक, उस दिन उसका विमोचन हुआ था और आईफेक्स में वो शो था। अब जिस दिन शो था उसके एक दिन पहले उन्होंने मुझे रिहर्सल के लिए बुलाया। मैंने कभी इतनी जोर से बोला ही नहीं था। अपने घर में सबको बुला के गली गली मोहल्ले में नाटक किया करती थी। मैं खुद स्क्रिप्ट लिखती थी, हीरे मोती की कथाएं जो सोवियत का था उसका स्क्रिप्ट बनाती थी अपने आप। 2 ही लोगों से पूरा नाटक होता था। उसकी किस्सा अलग है। ये किस्सा ये है कि इतने जोर से कभी बोला नहीं था, तो उन्होंने मुझे बुलवाया तो मेरा गला बैठ गया। मैं दिनेश ठाकुर, अनुराधा कपूर, अनुराधा कपूर जी बिन्नी बहन थी, सदाशिवपुरी ओम शिवपुरी।
तो और बस उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि बेटा, मैं ना पीठ ऐसे चलती थी सीधे सीधे, ऐसे 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 करके, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटे ऐसे नहीं होता, तुम पीठ भी कर सकती हो ऑडियंस की तरफ। मैं कहा अच्छा। कहा तुम खुद घूमो, अपने आप करो। तो मैं अपने आप सारा ब्लॉकिंग किया। मतलब एक बच्चा जो है वो घर में वैसे ही घूमेगा। उन्होंने कहा तुम खुद घूमो। और दूसरे दिन मैं सुधा जी से कहा, सुधा आंटी मेरे गला बिल्कुल बैठ गया, मैं नहीं बुक कर सकती नाटक, आप ऋचा को बुला लीजिए, जो पहले करती थी, वो बड़ी हो गई थी थोड़ी लड़की ना, तो वो 11 साल, मैं 11 साल की थी उस समय, और है था वो 13 साल की लड़की करोड़। मुझे मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं आईफेक्स में बड़े बड़े शीशों के सामने नाचा करती थी, ऐसे डांस सिखाता मैं डांस करती होती थी। और सुधा शिवपुरी की सारी स्पीच बोलती थी, मत कहो मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी, मतलब ऐसे बोलती रहती थी। तो सुधा जी ने कहा नहीं, हम कैंसिल कर देंगे शो, तुम ही करोगे शो। मेरी मम्मी ने काढ़ा बना बना के मुझे पिलाया, गला बैठ ठीक हो गया, फिर मैंने कर दिया शो। उसके बाद अलकाजी साहब आए, और अलकाजी साहब ने पापा से कहा, मिस्टर सहाय, यू हैव गॉट अ टैलेंटेड डॉटर। मुझे तो समझ ही नहीं आया, मतलब मैं तो फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड तक वो शो किया। तो मेरी शुरुआत जो है वो एक बड़े अच्छे बैंक से हुई। और ये भी मेरी खुशकिस्मती रही कि कारण जी मेरे हिंदी के टीचर थे, तो वो जो क्लास में पढ़ाया करते थे ना, वो आज तक याद है। यस आई नो सुचित्रा जी, आपकी बिटिया तो गजब की एक्ट्रेस है, उसने मेरे साथ काम किया है, आई एम प्रिविलेज्ड। तो इस तरह से एक शुरुआत हुई। फिर मैं स्कूल में रही, और स्कूल में नाटकों में काम करना, और स्कूल में मेरी ये भी था कि नादिरा जहीर बब्बर बाजी जो थी, हेलो युवराज भाई, हेलो, नाटकों में नादिरा बाजी थी, वो हमारे टीचर थी। तो मैं बहुत एक्सप्लोर करती रहती थी। हेलो प्रतिमा, हाय, नाइस टू सी यू। तो देखो तुमने कहा था तो मैं आ गई हूँ प्रतिमा। तो हम उसमें आप सब लोगों का धन्यवाद जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ, अब तो डर लग रहा है मुझे तो बहुत बहुत इस तरह से मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम करना शुरू किया। मैं अपने आप को, और घर में साहित्य का बड़ा अच्छा माहौल था। दिन में जब सब सो जाते थे और मेरी माँ ने मुझे जाना, मेरा अलाउड बंद कर दिया था। एक दिन मैं बाहर घूमने गई तो मेरे आंख में कैक्टस का कांटा चला गया। कैक्टस होता ना, अब मैं रो कि मेरी आंख चली गई तो मेरी मम्मी ने जीभ से, मतलब मेरी आंख ऐसे खोली और जीभ से ऐसे करके कांटा जीभ से निकाला। उस दिन से मैं खुद अपने आप नहीं गई, मैं बाहर नहीं गई। और घर में जब थी तो सब सो जाते थे तो मैं अपने पापा की जहाँ किताबें थी वहां गुजर, राग दरबारी, अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली, अमृत और विष, मतलब मैंने पढ़ना शुरू, इतनी छोटी थी पर मैं पढ़ती रहती। फिर पापा ने अब्रिज्ड शेक्सपियर की कहानियां, और हम लोग के गिफ्ट्स ऐसे होते थे कि सरोजनी नगर में एक रेस्टोरेंट था, ज्योति रेस्टोरेंट, अभी भी है वो। हम वहां जाते थे, उसके बिल्कुल साथ में किताबों की दुकान थी, बस खाना खाया और किताबों की दुकान में घुस गए। सबने द लॉर्ड ऑफ काउंट ऑफ माउंट क्रिस्टो और इस तरह की वाइट वॉशिंग द फेंस, इस तरह की किताबें हम लोग अपनी चुन लेते थे, और फिर हम चारों भाई बहन को पढ़ा करते थे। और पापा चूंकि नवभारत टाइम्स में दिनमान में थे तो बहुत सारी मैगजीन्स आती थी, तो वो पढ़ते रहते थे। तो हमारा पूरा जो गेटअप था ना, वो सारा साहित्यिक माहौल था। सुबह बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से हमारा दिन सुबह उठती थी। देखिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने स्ट्रगल नहीं किया है, बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। एक बड़े बाप की बेटी होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके पैदा होने से पहले ही आपके बहुत सारे एक रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है आपके लिए। पर मेरी माँ का भी बहुत गहरा असर है। मतलब वो विदुषी है, सितार बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, साथ साथ वोकल गाना, दोनों मम्मी पापा बैठ के, देखो ये राग ये है, ये राग ये है। और पापा की कई पोएम्स पे की स्वरलिपि लिखी है उन्होंने। तो छोटी बहन बड़ी बहन बहुत अच्छा गाती हैं। छोटी बहन जर्मन बोलती हैं, बड़ी बहन रशियन इंटरप्रेटर है मंजरी जोशी, जो कि टीवी की न्यूज़ रीडर रही हैं। और सबसे छोटा भाई भी तमिल जानता है। हम सब एक एक भाषाओं के प्रति हमारा बहुत प्यार है। तो फिर मैं कॉलेज में गई। अच्छा, मैं बोलती चली जा रही हूँ ना,
आप प्लीज पूछिए। बिल्कुल, इतना इंटरेस्टिंग आप बोल रही हैं कि मैं आपको रोक ही नहीं सकती, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, आप जो इतना अच्छा बोल रही हैं। जी। तो तो मुझे भी बोलने को आज मिल रहा है ना, अच्छा लग रहा है मुझे अपने बारे में बताना। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सुन रहे हैं। नहीं काजल जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जो है ना वो एकदम, ऐसे मैंने अपने आप को बाद में बंद कर लिया। लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं, जैसे युवराज भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, या नूरीन जानती, क्योंकि हमने उनके साथ बातचीत। लेकिन एक आम आदमी जो होता है ना वो बहुत अच्छा, ये तो खुला, हालांकि मैं खुली किताब हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, अकेले में रोती हूँ, सबके सामने नहीं रोती, बिल्कुल नहीं। मतलब आई एम अ वीना स्ट्रांग जी ने वुमन, आई आपके लिए डोंट। वीना जी ने आपके लिए बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है, स्क्रीन पर है, वीना मेहता जी ने। हेलो हेलो वीना जी, हम प्रेजेंट प्ले में साथ साथ रहते थे, वीना जी रहती थी, उनकी बिटिया पाकी, है ना। बहुत इनके नाटक देखे हमने, हम बड़े हुए इनके नाटक देखकर। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात मतलब हो रही है, ये बहुत तो थैंक यू सो मच। आप कह रही हैं आप नहीं गाती हैं, देखिए आपके लिए कितना कमेंट अच्छा आया, और ये तो अब हमें आपसे सुनना ही होगा। अनिल अनिल जी अनिल अनिल जी ने मेरे नाटकों में म्यूजिक दिया शुरुआत के। जी। और ना हमें उनकी प्रतिभा का पता था ना उन्हें हमारी। तो उन्होंने हमें सजेशन, मैडम देखिए इस लड़की से जसमा उड़न का, ये बहुत अच्छा करती है, ये बहुत अच्छा। तो मैंने विश्वास किया, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने जसमा उड़न डायरेक्ट किया था जीसस एंड मेरी कॉलेज में। तो ये अनिल जी। जी थे। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं, मतलब कल मैं यही कह रही हूँ कि मैंने बहुत कल्टीवेट किया अपने आप को। घर में सब इतना अच्छा गाते थे कि मैं बड़ी कॉन्शियस थी गाने के लिए। मुझे लगता था छोटी बहन ज्यादा अच्छा गा रही है, बड़ी बहन ज्यादा अच्छा गा रही है, मम्मी इतना अच्छा गा रही। तो मैं मेरी आइडेंटिटी मुझे नहीं मिल रही थी कि क्या बनेगी। तो मैं एक्टिंग में आगे निकल गई, और मुझे रंगों से बहुत प्यार था। मैं ज्योग्राफी में बहुत सुंदर मैथ्स बनाती थी। तो मेरे पापा उसको देखते थे, कहते थे बेटा ये तुम अगर प्रोजेक्ट्स बनाओगी थिएटर में तो ये तुम्हें बहुत काम आएगा, इससे बारीकी से काम करना, कुछ और कढ़ाई। आई एम वेरी गुड एट एम्ब्रॉयडरी। प्रतिमा इस बात की वाह। गवाह है, प्रतिमा इस बात की वाह। गवाह है, क्योंकि रिपेट्री में जब शोज चल रहे होते थे तो मैं बैठ के अपनी बिटिया की फ्रॉक काट रही होती थी, या अपना एक कुर्ता लेती थी उसको काटती थी। तो वाह। प्रतिमा देखती रहती थी, हेमा तुम क्या कर रही हो, और दूसरे दिन उसको पहन के आ हाँ। जाती। तो वाह। मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं मुझे मजा आता है उसको करने में। तो अभी अभी शुरू किया है मैंने, पर अब आंखें थोड़ा सा धोखा दे रही उम्र 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 जो है वो धोखा दे रही। तो इस तरह से कॉलेज में मैंने फिर कॉलेज में भी इतनी अच्छी अच्छी टीचर, अर्चना वर्मा जी जो कि इतनी बड़ी पोइट्रेस थी, वो मन्नू भंडारी, इंदुजा अवस्थी, अर्चना जी और शैल श्रीवास्तव जी, सब वो हिंदी की टीचर थी, और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही थी। तो उनको लगा कि इस लड़की में प्रतिभा है, और मैं घुस गई नाटक की दुनिया में, मिरांडा हाउस में। नहीं कहा मैं तो नाटक करूंगी। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी आए, उन्होंने एक टेस्ट लिया हमारा, तो दूसरा दरवाजा उन्होंने किया और उसमें मैं पास हो गई। वो दूसरी कोई लड़की है, दो लड़कियां आती हैं शायद उसमें। तो उन्होंने, मैंने उनकी डायरेक्शन में ये क्या, उसने प्रतिमा ने यस लिखा, यस प्रतिमा यस। तो आ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये हेमा जो है ये मल्लिका का रोल अच्छा करेगी। तो फिर मैंने आषाढ़ का किया। और काजल जी तब मुझे समझ आया, हम आर के पुरम में रहते थे और मिरांडा हाउस इतनी दूर था। मैं मतलब रात रात में चल के वापस आती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं कहा तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो, पढ़ाइयों को क्यों छोड़े। तो मेरी क्लास में मैं फेमस थी कि ये हेमा जो है ये आती है अपना काम पूरा कर लेती है और फिर भाग जाती है। तो और उस समय में टीवी में एक चिल्ड्रन प्रोग्राम आता था, उसकी कंपेयर थी, मैं रेगुलर कंपेयर थी, रीटा जी थी उसकी प्रोड्यूसर, मतलब इतना याद है मुझे। तो वो लोग मुझे कहते बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीवी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। उनको अच्छा लगता था कि हेमा को हम जानते हैं। तो फिर मेरा नाम ही कॉलेज में मल्लिका हो गया, और लंबे बाल थे, मतलब एक एक एसेट था कि, तो हम बड़े, और फिर बड़े थोड़ा सा घमंड भी आ गया था, अरे मल्लिका है हम तो, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। फिर इसके बाद मन्नू भंडारी जी के घर में रुकी मैं, उन्होंने एक नया नाटक लिखा बिना दीवारों के घर। पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि कविता नागपाल जी ने वो नाटक लिखा, और उन्होंने लिखा कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है और इसको एनएसडी जाना चाहिए। बस मुझे राह मिल गई, है तो एनएसडी जाऊंगी, मैं तो एनएसडी जाऊंगी।
लेकिन देखिए एक एक कॉलेज की लड़की जो आ रही है जा रही है रात रात में जा रही, और जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मैं एक दिन जोर जोर से रोने लगी डर के मारे, बहुत बुरी तरह से रोई। तो मेरे पापा आए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही? मैंने कहा पापा मैं फेल हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगी, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल नहीं फेल होगी, तुमने नाटक किया, उसका कॉन्फिडेंस तुमको मिला है, तुम कर लोगे अच्छे से। उन्होंने बस इतना कहा। और मेरी माँ जो थी हमारा बहुत ध्यान रखती थी, कभी डांट, मेरी माँ ने आज तक मुझे डांटा ही नहीं है, कभी डांटा नहीं, ना मारा है। लेकिन पापा ने मुझे मेरी बहुत पिटाई की क्योंकि मैं बहुत बदमाश थी बहुत पिटाई होती थी, उसके बाद बहुत प्यार करते थे तो, तो मैं जब रोने लगी तो मैंने क्या किया, मैं कॉलेज गई। तो मेरे बहुत फैन फॉलोइंग थी, तो मैंने सबको पकड़ा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सबके कार्ड्स ले लिए लाइब्रेरी के, ये किताब इशू करे, ये किताब इशू करे, ये करे, सारी किताबें इशू करा करा के बैग में रखी। इतना भारी बैग, मिरांडा हाउस कितना दूर है, और वो तब एक मुद्रिका चलती थी, उस मुद्रिका को लेके गोल घूम के नौरोजी नगर, धौला कुआं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के वो आर के पुरम के पास है, फिर पूरी उतरी, घर आई। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने अपना प्लान किया, मतलब आप समझिए आप अपने आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे इतने ट्यूटोरियल्स हैं और इतने दिन मेरे पास हैं, तो मैं इतने दिन में इतना करूंगी इतना करूंगी इतना करूंगी, और मैंने पूरा किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे काजल जी, उसी समय मैंने एनएसडी का इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने टॉप किया, और मैंने अपनी कॉलेज में अपनी क्लास में टॉप किया। तो लोग कहने लगे तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम रोती हो बेकार में कि तुम्हें आता कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एक एक और पड़ाव था मेरी पर्सनालिटी का, कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेती थी। इसीलिए मैं अपने एनएसजी में भी, मुझे स्टूडेंट्स मेरी एक बात को तो प्यार करते हैं कि मैडम जो है वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से, बहुत होमवर्क करके आती है और बहुत अच्छे ढंग से हमसे काम करती है, रात रात भर जगाती नहीं है, बैठाती नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करती है। तो मेरे लिए वक्त की बहुत कीमत है, क्योंकि इस वक्त ने मुझे बनाया है, इस वक्त ने मुझे बनाया। और फिर मैं एनएसडी आ गई, और एनएसडी तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है वहाँ। और इससे पहले मैं नादिरा बाजी के साथ बहुत सारे नाटक करती रहती थी, उतर जाती थी मंडी हाउस, मंडी हाउस से वॉक डाउन करके आती थी, ये एंसल प्लाजा है कोई, उस वक्त बन रहा था, उसके नीचे हम लोग डांस किया करते थे। अजीज कुरैशी जी इसमें एक्टिंग करते थे नादिरा बाजी के साथ, बनवारी तनेजा, इनकी वाइफ सरस दीदी, सब लोग होता, और हम कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे खूब डांस वांस किया करते थे, तो सीख रहे थे डांस करना, घूमर नाचना, गाना गाना। हाँ, मेहा उजली नाटक किया था हमने। फिर बाजी ने बहुत कहा कि तुम एक नाटक करो मेरे साथ, मैं कहा नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ स्कूल में, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो मेरे छूट गया। फिर मैं एनएसडी में आ गई, और फिर मैंने टेस्ट दिया, ऑडिशन देते हैं ना, टीवी में ऑडिशन दिया, और उस वक्त मैंने आषाढ़ का एक दिन किया था, और राज बब्बर जी नादिरा बाजी के साथ थे, उनका आना जाना था हमारे यहाँ बहुत। तो राज जी की पहली हीरोइन मैं हूँ, उनकी फिल्म बनी थी, उसमें पहली हीरोइन मैं, बहुत छोटी सी थी, पर नादिरा बाजी ने कहा ये कर लेगी, मुझे ऐसी हीरोइन चाहिए अनगढ़ सी। तो तो गई, तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा सीन करके दिखाओ, तो मैंने मल्लिका करके दिखाया। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षामा, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की पत्ते भीग गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमने नाच लिया बहुत, अब खुश हो गई, अब तुम दुखी भी हो जाओ। फिर मैंने तुरंत एकदम, नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। तो राज बब्बर जी ने कहा ये तो बिल्कुल लड़की की क्या है, तो पल में माशा पल में तोड़ा। फिर इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी बनने लगी। फिर मैं जब एनएसडी में आ गई तो वहां तो धुरंधर लोग थे भाई, हमारे सीनियर्स, मीना गुप्ता, और इस बीच में मैं मनोहर सिंह, मीना गुप्ता, काला जी, मनोहर खुशलानी, कुसुम हैदर, इतने बड़े बड़े, सोनू कृष्ण, इनके साथ हम लोग एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक उनका एक ग्रुप था, ड्रामेटिक क्लब था, उनके साथ हम पोइट्री प्रोग्राम्स क्या करते थे। तो मैं पापा की पोइट्रीज पढ़ती थी, और 9th स्टैंडर्ड में थी, साड़ी वाड़ी पहन के आती थी, मतलब मुझे साड़ी पहनने का बड़ा शौक था सर। और अब देखिए आज सेशन शुरू होने से पहले नूरीन ने मुझे लिखा हेमा साड़ी पहनना, तो मैंने कहा मैं तो तैयार हो गई नेक्स्ट टाइम। तो नूरीन खुद इतनी खूबसूरत है नूरीन, तो साड़ी वाड़ी पहन के जाती थी बहुत अच्छे से। हाँ, तो वो एक अच्छे लोगों को देखना, अच्छे लोगों की आवाज़ें सुनना, उनके सानिध्य में रहना,
ये भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। और मेरे पापा सचमुच में जब एनएसडी नहीं बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे कुछ था, थिएटर था, तो पापा वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे। फिर उसके बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई और उसके बाद मेरी जन्म हुआ। तो उनकी नौकरी वोकरी छूट गई थी, तो पर वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल एग्जामिनर हुआ करते थे, अलकाजी साहब बुलाया करते थे। और पापा भी बहुत यंग थे, बड़ा बहुत वाइब्रेंट थे। तो बातचीत होती, तो क्या होता था कई बार वो मुझे भी साथ में ले जाते थे, बेटा तुम चलोगे? हाँ। तो मैं ये मेघदूत जो है, उसमें बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वो मुझे वहां छोड़ देते थे। देखिए उस समय छोड़ सकते थे आप बच्चों को, और वो एनएसडी चले आते थे, है ना। आज तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं वो पीपल के जाली बने हुए पत्ते उठाती थी, और वहां सेट लगा हुआ था तुगलक का, उस पर चढ़ चढ़ के कुछ कुछ बोला करती थी अपने डायलॉग, अपने किन्नी की डायलॉग बोलती थी। मतलब एक भी वक्त को जाया नहीं करती, और मैं बड़ी बिंदास थी, मुझे कोई शर्म नहीं। जुनून था जुनून, ये एक। बहुत जुनून था। तो मैं अभी भी है, पर वो दिखाई, वो लोगों को दिखता नहीं है, पर वह है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं उसको बड़े जुनून से करती हूँ। मुझे लगता है कि उसको पूरे मन से करना चाहिए। तो क्या हुआ फिर, मैंने मतलब समझिए अनुपम खेर जी, रोहिणी हट्टंगडी, राज बब्बर, पंकज कपूर, इन सब लोगों को मैंने स्टेज पे देखा है एक्ट करते हुए, छोटी थी। तो उसका अचेतन में असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल पड़ता। फिर मैं एनएसडी में आ गई। एनएसडी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करने शुरू किए। तिरुसामिनी किया, और एम के रैना साहब के साथ चेरी ऑर्चिड किया। मैंने फ्रिट्स बेनेविट्स, जो कि इसके एलिनेशन थ्योरी के एक्सपर्ट थे, उनके साथ अमित समर्स नाइट ड्रीम में ट्रिटानिया किया। मतलब फेरी क्वीन, मैंने कहा हाँ मैं तो फेरी क्वीन हूँ। मतलब इट वॉज तरह तरह के रोल्स किए हमने, टूर किए हमने, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की, जो दोस्त थे, स्पर्धाएं भी थी। पर मैंने काजल जी हमेशा ये माना है कि एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। मैं ये इसमें विश्वास नहीं करती कि तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम भाग जाओ। नहीं तो फिर मेरे लिए कंपटीशन कहाँ रहेगा। मैं एक पोयम थी बचपन में, मैंने बोलती थी, मेक वे यू थॉटिंग स्टोन्स, रूम फ्रॉम माई प्ले, यू लिटिल वंस, ओ वेट फॉर अ व्हाइल। वो मतलब नदी कह रही है, अब पत्थरों हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर वो कहती, अरे नहीं नहीं रुको रुको, अगर तुम नहीं होगे तो मैं कल कल करके बहूंगी कैसे। तो एक कंपटीशन होना चाहिए ना, मजा आना चाहिए। जैसे जब मैं रेडियो में भी मैंने बहुत काम किया, तो जो दिग्गज कलाकार होते थे ना, सुचित्रा जी, मीना वोरा जी, और निरुपमा जी, सब लोग जब आते थे तो ऐसी अंदर आती थी, हमें भी अच्छा करना है, और आदान प्रदान होता था। ये चीज मैंने रिपिट्री में बहुत सीखी। फिर मैं एनएसजी से पास आउट होके जब मैं रिपिट्री में गई, वो मेरा सबसे सुंदर वक्त था। मैं 10 साल रही, और मैंने कौन से डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। मतलब काबलम नारायण पणिक्कर की हीरोइन थी मैं, देवसोमा। वो प्रहसन था, और उनका अपना एक स्टाइल जो था वो। कर्मा वाली, एम के रैना का मेन रोल, मशरकी हूर मेन रोल अपने बीएम शाह साहब का, सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स में बेट्रिस शाह साहब का। इस तरह से बहुत बहुत अच्छे रोल्स किए मैंने, बड़े बड़े। मोहन मर्शी जी के में मैंने एक रोल किया, तो उसमें प्रेग्नेंट वुमन का रोल था, और बड़ा ठसका, और बड़ा मतलब वो चालू किस्म की कैरेक्टर थी। तो मैं उतना कर नहीं पा रही थी, पर मैंने कहा इसको मैं हरियाणी में, ओए इधर आके बैठ जाओ, चालू रहे, ऐसे कुछ ऐसे डायलॉग से तो वो समय बोला कर। और काबलम नारायण जी के साथ मैं आपको बताती हूँ, मेरी ज्यादातर कास्टिंग उत्तरा जी के अगेंस्ट हो जाती थी। वो फर्स्ट कास्ट में सेकंड कास्ट, मैं थर थर कांपती थी। उत्तरा जी, मतलब जब मैं आई हूँ रिपेट्री में, तब वो इतनी सीनियर एक्ट्रेस थी, 37 38 ईयर्स ओल्ड, और हम कहाँ 23 साल तक के बच्चे। तो और वो गाती इतना अच्छा थी। तो मैंने, काबलम जी ने सवेरे 7 बजे, शंकर जी थे जो म्यूजिक सिखाते थे, मुझे बुला लिया 7 बजे, और ये पीट पीट के सिखाया, बदमाश, मार पिटाई होगी तुम्हारी। और मैं घर में मैंने तंग कर दिया अपनी बहनों को, हारमोनियम लेके, पा मा प ग म ग सा, बस सुर मेरे बन गए, सुर लग गए। और युवराज भाई मेरी इतना मजाक बना करते थे उस समय, क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी। उसमें ऐसा था,
सारे ग म प भगवन ये काची नगरी अत्यंत सुंदर है। तो प से बोला तो वो मुझसे कहते हेमा कहाँ जा रही हो। मतलब मैं क्योंकि सुर लगाया करती थी, सुर लगाती रहती थी, फिर सुर पकड़ के फिर बोलती थी, क्योंकि वो ऐसे, और वो मतलब उनका तैयत देखा ना, अगर प्यारे से सत्य सोम कहना है तो कहना होगा प्यारे सत्य सोमा। इसमें म्यूजिकल नोट्स हैं, इसमें ऐसा घूमना फिरना है, आवाज को उतारना चढ़ाना, तो वॉइस की एक्सरसाइज है ये। फिर उत्तरा जी जब डांस करती थी तो सारा ग्रुप डांस कर रहा है और मैं अलग से जाके ना उनके पीछे खड़े होकर डांस करती रही थी। मतलब मैं रिहर्सल करती थी साथ में। क्या बात। वो मैं सच कह रही हूँ, सब लोग डांस करके वो गा रही हैं, जो भी है, मतलब याद नहीं आ रहा, प म प प म प ग म ग सा। तो मैं बिल्कुल उनकी छाया की तरह, वो इधर खड़ी है और मैं इधर खड़ी हूँ। स्टूडियो थिएटर, मतलब समझिए वो 25 फीट है बस, उसमें खड़े थे मैं डांस, और मैं बिल्कुल नहीं डरती थी किसी से भी। तो मनोहर भाई ने कहा इस लड़की को देखो, ये लड़की जो है ये कितना पैशनेटली काम करे, मतलब मेहनत। कुछ चीजें आपने हार्डवर्क से पाई, कुछ चीजें आपने अपनी स्किल डेवलप की, कुछ आपके अपने इमोशंस बहुत अच्छे हैं, कुछ आपने अपने आप को डेवलप किया अपने, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक एक्टर को टेक्निक भी आनी चाहिए, को में इमोशन तो होता ही है, उन इमोशन को आप बाहर कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका होता है वो, और अभ्यास, अभ्यास बहुत जरूरी, यस, आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता कि फट से हो जाएगा। और अच्छा एक ह्यूमन बीइंग अच्छा होना बहुत जरूरी, यस, यस, बहुत जरूरी। नहीं तो आप इमोशंस को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं तो आप दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएंगे और आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रेपेट्री में ये होता था कि अच्छा हमने जो कोर्स किया था वो इंटीग्रेटेड कोर्स था, मतलब उसमें डिजाइन और एक्टिंग सब था। तो एक तरह से हम सब कुछ, मतलब लाइट ये 2 लैंप लगा लिए मैंने आज उसकी और डायरेक्शन भी कर लेती हूँ, एक्टिंग भी कर लेती हूँ, पर बेसिकली एक एक्ट्रेस होना, सही बात तो ये है कमाल एक्ट्रेस की की। है, कमाल की है, कमाल की एक्ट्रेस है। मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, हमारे से इतने एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जब आपका वो क्लिपिंग देखा, जो आपने क्लिपिंग डाला था, मैं वो अम्बे इमरती वाला, देवी, जिसमें इमरती, मैं उसको, मुझे लगता है मैंने उसको 50-60 टाइम उस क्लिपिंग को देखा है, और हर बात मुझे आपकी कोई नई चीज नजर आती थी। आई वॉज मेस्मराइज, आई वॉज रियली मेस्मराइज। उसको मैंने कितनी बार देखा, और कई बार उसको देखते देखते मेरे आंसू निकल गए। इट वॉज शब्दों में उसको बांध नहीं पाऊंगी, शब्दों में मैं बोल नहीं पाऊंगी, वो इतना खूबसूरत था। इबादत के जो पल होते हैं ना, जो आपको ऊपर वाले से मिलाते हैं, वो था, वो मोमेंट था मेरे लिए। इट वॉज काजल जी ब्यूटिफुल। इतनी, इतना तारीफ नहीं करिए, मैं सो नहीं पाऊंगी आज रात में। मतलब नहीं, इट वाज 10-12 टू साल गुड। पहले क्या, एक्चुअली आप एक्टिंग जो करते हैं उसका ही एक्सटेंशन है कैमरे के सामने एक्टिंग करना। मतलब मुझे एक रोल मिला था इस देश ना आना लाडो में, अम्मा जी का रोल मुझे मिला था, उन्होंने कहा था तुम ही करोगी ये रोल, पर मैं कर नहीं पाई। उसके बाद इमरती देवी का रोल मिला, मैं कहा अब तो मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि थिएटर में जो आप एक्टिंग करते हैं क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कैमरे के लिए। और फिर मैं गई, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बागीश, जो कि खुद एक बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, एक्टर हैं, गांधी फिल्म में एक्ट किया इन्होंने, और एनएसजी से ही पास आउट है, मेरे सीनियर रहे हैं। तो वो और मेरी बिटिया हरिप्रिया जो कि एक आर्किटेक्ट है, बड़ा सपोर्ट था। मेरी बेटी ने मुझे बैठा के कहा जाओ, मम्मी तुम जाओ, मैं बड़ी हूँ, क्योंकि कितनी छोटी सी थी, 15-14 साल की, तुम जाओ मम्मी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाती, मैं गई, और फिर मैंने उस रोल को बनाया काजल जी। ये हम्बे वम्बे कुछ नहीं था उसमें, ना ही वो डायलॉग, लैंग्वेज थी, लैंग्वेज मैंने खुद बनाई, वो बिल्कुल सीधी वाह। सीधी लिखे हुए थी। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से होगी, तो मैंने अपनी सास को याद किया। मेरी सास जो है वो आगरे की थी और हम्बे बोलती थी, और हाँ। मेरी माँ, हाँ क्यों आगरे में हम्बे बोला है, हम्बे मतलब हाँ होता है।
और ये हम्बे शब्द मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, कहा तुम इसको बोलो अच्छा रहेगा, मतलब कैसे आप एक दूसरे से चीजें लेते हैं। फिर मैंने हम्बे को बहुत इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर वो उसमें ताने उन्होंने बनाया, उसका प्रोमो भी बहुत अच्छा हुआ था कि 100 की साड़ी 1000 का पल्लू, अरे हमारी बहू चले अल्लू अल्लू, अरे बहू जल्दी जल्दी खाना बनाओ, अरे का सुबह का नाश्ता रात में मिलेगा। तो ये हाँ वाह वाह वाह, गूज बम्स हो गई मेरे, वाह। तो वो क्लिक हो गया, बहुत क्लिक हो गया वो। पर इसमें उसका मेहनत है। उसका सुनना चाहेंगे, अब थोड़ा सा जरूर सुना अभी तो दीजिए अभी लाइव कुछ अभी और। तो अभी अभी तो बोला, अभी तो बोला उसके ये कुछ ताने। ये कम था हमारे लिए, और ज्यादा। मतलब उसमें ताने थे कि बहू सो रही है, उसके प्रोमोज जो होते थे वो ताने आते, ताना नंबर 26, ताना नंबर 36, ऐसा तो ताना नंबर जो भी है। तो वो बहू को उठा के कहती है, अरे बहू जल्दी उठो, अरे मुर्गा बांग देते देते गूंगा हो गया, तुम कब उठोगे, चलो उठो उठो चल। ऐसे कुछ बोलना था। और बहू, हाय राम, इतना गरम गरम पतीला उठा लिया। हाँ, अरे कहते हैं कि चोरों के हाथ नहीं जलते हैं। अब बेचारे को चोर भी कह दिया, वो मीठी चोरी। तो इस तरह से आप अपने थिएटर के एक्सपीरियंस को कहाँ कैसे बड़े संजीदा किस्म के रोल्स किए। कर्मा वाली पार्टीशन का रोल है, 16 साल की लड़की है, उसकी पूरी जर्नी 18-80 साल की। प्रतिमा जी उसको उस समय थी रिपेट्री में, और प्रतिमा जी के साथ भी मैंने एक बहुत अच्छा प्ले किया था, अपने अपने अजनबी, बेहतरीन जिसमें कलाकार, उन्होंने लिखा है कि हम दोनों ने अपने अपने अजनबी किया, खुद में भी एक हाँ बेहतरीन कलाकार हैं। बहुत मतलब उस वक्त वैसे प्रतिमा जी कहती, हेमा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, तू बता, तो तू बोल के बता, तो मैं उसको बताती थी। हम दोनों आपस में लगे रहते थे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बहुत मतलब बहुत इंजॉय किया, हम ही दोनों थे उसमें, हम ही दोनों ही थे एक्चुअली। तो हमने बड़ा अच्छा रोल, और उसके साथ उसके बाद फिर अलकाजी साहब ने हाउस ऑफ बनाडा अल्बा जो है, दिन के अंधेरे, कौशल जी ने उसको लिखा था, वो किया। वो तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था काजल जी। मतलब जोहरा सहगल जी के साथ, जो उस समय 60 साल की थी, और मैं उस समय शायद 28 नहीं 30-28 साल की थी, मेरी बच्ची हो गई थी, और एकदम दुबली पतली हो गई थी, बड़ी मुश्किल से पतली हुई थी मैं क्योंकि स्लिम ट्रिम रहना चाहिए ना एक्टर को, और वो इतनी मोटी सी का रोल मिल गया मुझे, तो मैं पैडिंग्स लगाती थी। और मैं, मेरा ना कुछ सुपरस्टिशन भी था, मैं एक ही कपड़ा पहन के आती थी जब वो शो होता था, उसके ऊपर कपड़े पहनती थी। तो कई लोग मुझे हंसते थे, आज वो प्ले होने वाला है, तब हेमा जी यही ड्रेस पहन के आएंगे फिर मैं उसको पहनती थी, और फिर चलती थी धीरे, और धीरे धीरे चलते चलते उस रोल में चली जाती। और एक बड़ा अच्छी बात कही थी, मतलब मैं उसको एक बहुत अच्छा, जोहरा जी बहुत पसंद करती थी मुझे। जोहरा जी मेन रोल कर रही थी, और प्रतिमा जी भी वही रोल कर रही थी। तो जोहरा जी जब आती थी तो मुझसे कहती, तुम मुझे बताओ कहाँ जाना है, कौन से पॉज करने का। तो उनको भी बताते बताते मैं और अपने रोल में जाती। उससे वो सारी लड़कियों का नाटक था, और उसमें सब लड़कियों ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो क्या हुआ कि हम टूर पे गए, तो मुझे याद है कि ये कहा गया कि ये हम लोगों का मैथ्स का एग्जाम था, हम लड़कियों का मैथ्स का एग्जाम था, और इसमें सबसे ज्यादा स्कोर हेमा जी ने किया है। मतलब काजल जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं एक डायलॉग बोलती थी, मैं ऐसे आंख ले आती थी, पूरा कमानी हंसता था, पूरा कमानी ताली बजाता था। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना ऑडियंस के सामने। और फिर हमने टूर बहुत किया, बहुत टूर किया। और अलकाजी साहब चूंकि आ रहे थे रिपेट्री में, इसलिए मैं रुक गई, वरना मैं रिपेट्री छोड़ने वाली थी। और फिर उन्होंने जूलियस सीजर किया, तो उसमें मैंने कैल्पर्निया किया। कैल्पर्निया बिल्कुल अलग किस्म का रोल है, और जूलियस सीजर ये अलग है। फिर मशरक की हूर में मैंने पारसी शैली में रोल किया था, और मैंने मेन रोल किया था हमीदा का, जो शाह साहब ने शायद और लोगों के साथ भी किया, पर मेरे साथ भी किया। और जब मैं सेकेंड पारसी ईयर, शैली की बात की तो मैं ये जरूर कहूंगी, पारसी शैली को आपने रिवाइव किया है एक बार वो फिर भी से बड़ा, आपने, वो बहुत बड़ा, मतलब पारसी नाटकों का अगर नाम आए तो आपका नाम
साथ में आना लाजिम है। थैंक यू, क्या कहेंगी? थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कहूंगी कि पारसी शैली से मेरा पहला साक्षात्कार जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो वीर अभिमन्यु नाटक किया शाह साहब ने, मतलब शाह साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद फिर मशरकी हुर किया एनएसडी में, और 18 दिन में किया। हमारा कॉन्वोकेशन होने वाला था 18 दिन में? तो, हाँ 18 दिन। और हम मुझको साथ में, वो एनएसडी में ये रिपेटरी में होता था कि साथ में आप प्रॉपर्टीज करेंगी सारी, आप सारे कॉस्ट्यूम्स करेंगी, तुगलक की कॉस्ट्यूम्स करेंगे आप मार्को मिलियंस एक नाटक था, आप विश्वास करेंगे मैंने 800 कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे, वो उसकी प्लेट्स है मेरे पास अभी तक, और मैंने मेन रोल भी किया था। वाह तो वो आपको ऐसा वाह। गूंद देते थे ना, मिट्टी को गूंद देते थे अच्छे से आपकी, कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तो मशरकी हुर में भी मैंने कॉस्ट्यूम्स किया और मैंने मेन रोल भी किया। तो मैं शाह साहब से पूछा करती थी, सर ये शेर कैसे बोलते हैं, मुझे सिखाइए, मैं सुन सुन के बोल लेती हूँ। कहते तुम बस ले जाओ शेर को। मैं कहा कहाँ ले जाऊँ हवा में ले जाऊँ, समझ नहीं आता था। फिर क्या हुआ, जब मैंने रिपीटरी छोड़ी तब मैं गई कीर्ति जी के पास। कीर्ति जी मेरी मेंटोर नहीं, कीर्ति जैन जी और अनुराधा जी, मतलब मैं उनको मानती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक्टिंग करने की क्लासेस, पोइट्री रेसिटेशन, रोल एनालिसिस की, वॉइस स्पीच, पोइट्री रेसिटेशन की क्लासेस में मुझे ट्राई किया एज अ यंग टीचर। तो उन्होंने मुझसे कहा चलो तुम पारसी करोगी, पारसी में पढ़ाओगी। मैं कहा। तो उस समय मास्टर फिदा हुसैन नरसी साहब आया करते थे, क्या कलाकार थे वो, सीधे खड़े होते थे, 90 साल के, 97 ईयर्स ओल्ड, सीधे खड़े रहते थे और क्या आवाज, और वो कराया करते थे ये पारसी शेर। तो मैं मतलब बहुत यंग टीचर थी, मैं साथ में उनके लगी रहती थी, वो स्पीच कराते थे और मैं सारा काम कराती थी। तो मैंने उसमें ना थोड़ी सी छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। मतलब मैं ब्लॉकिंग जो करती थी वो रियलिस्टिक थी, मोटिवेशन कर, पर मैं उनको भंगिमाओं में बदल देती। धीरे 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 क्या हुआ कि फिदा साहब तो वहीं रहते थे हॉस्टल में, तो वो सबको पकड़ पकड़ के, चलो इधर आओ, आशुतोष राणा को पकड़ लिया, यशपाल यादव को पकड़ लिया, चलो तुम बोलो। मैंने कहा, वो सिखा देते, मैं बोलता हूँ तुम बोलो, मैं बोलता हूँ तुम सुनो और बोलो। पर जब वो नहीं रहे तो मैं तो फ्रीलांसर थी ना, मैं तो नहीं रह सकती वहां पर, मैं नहीं रह सकती थी। तब फिर मैंने अपने लिए एक पेडागॉगिक बनाई एज अ ट्रेनर, मैंने उसके लिए एक मेथड बनाना शुरू किया। मेरा जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस था 10 साल का रेपिटरी में काम करने का, हर तरह के स्टाइल में काम करने का, रियलिस्टिक, स्टाइलाइज, कॉमेडी दलाते, पारसी स्टाइल, सबको मैंने कहा कि ये वॉइस कैसे जा रही है, कहाँ ऊपर जाती है, कहाँ नीचे आती है, उसको सबको मिला के मैंने उसका एक तरीका बनाया। और क्योंकि देखिए आप तो पारसी स्टाइल खत्म हो चुका है, तो लोगों को कहाँ सुनाई देगा वो, तो मैं उनको सिखाती हूँ क्लास में, और फिर अपनी क्लासेस का रेफरेंस देती हूँ, देखो वो एक्सरसाइज जो है वो यहाँ लगती है, ये वो एक्सरसाइज यहाँ काम करती है, ये पिचेस है, ये सुर है, ये ग्राफ है, ऐसा। फिर तो स्टूडेंट्स बहुत खुश है, उनको तुरंत पिकअप करने लगे, क्योंकि उनके पास 45 दिन का वक्त होता है करने के लिए पारसी स्टाइल। वो पारसी स्टाइल तो एक एक साल लगता था उनको। फिर मुझे कार्डिफ में बुलाया गया कि पारसी शैली आप हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई। मैंने कहा आपने पारसी शैली क्यों चुना है भाई, यहाँ तो उसको बेकार समझा जाता है, तिरंजना है, ये है। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे एक्टर्स शेक्सपियर कर सकें, and we want to see whether our actors can act on that scale or not, क्योंकि वो heightened है। तो मैंने उसको heightened के ढंग से, heightened मेकअप, heightened costume, heightened speech, heightened emotion भी heightened होता है उसमें। फिर मैं वहां गई, वहां पे भी 18-19 साल के बच्चे, हेमा व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, हेमा दिस इज। मैं कहा क्या करूं, अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो तो मुंह तक नहीं खोलते थे, और इंग्लिश में करना था मुझे। तो त्रिपुरारी जी ने रुस्तम सौराब इंग्लिश में कुछ सीन्स करे, और एक विजय शर्मा जी उन्होंने उसको इंग्लिश में किया, और कुछ वहां के स्टूडेंट्स ने खुद थोड़ी दिनों बाद, हेमा आई थिंक इफ यू पुट दिस वर्ड हियर दैट विल बी बेटर। तो मैं कहा हाँ करो ना, तो उनका भी पार्टिसिपेशन हो गया, उनको ग्रूम किया। तो आप समझिए काजल जी, मैंने वहां पर समुद्रों की लहरों से सिखाया पारसी स्टाइल, स्केचेस स्केचेस करे। और फिर तब मुझे मेरा जो मेथड था सिखाने का, मुझे इस पर विश्वास होने लगा। तो पारसी शैली
पर मैंने इस तरह से काम किया, तो मैंने मेथड बनाया उसका सिखाने का, जो आज होगा जरूर, पारसी शैली जरूर लोग काम करते होंगे, पर मैं भी करती हूँ और अपने ढंग से करती हूँ, उसमें मेरी पर्सनैलिटी। निरुपमा जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है आपके लिए। क्या लिखा? पारसी थिएटर एंड एंड हेमा जी। हेमा। नीरू, आपने मेरे नाटक में काम नहीं किया है। मैं एक पारसी शैली में नाटक कर रही थी, तो मैंने इनको ऑफर किया था कि प्लीज आप वो रोल कर लीजिए। कहते हाँ कर लूंगी, पर तब तक हो गया, फिर वो देखने आई उसको, कहती ये रोल करना था। मैं कहा हाँ, यार मैं जरूर करती। तो वो खूबसूरत बला का रोल है वो। अभी हमने थिएटर ओलंपिक्स हुआ, तो वो नाटक मैंने पूरा किया, क्योंकि मुझे मनोहर सिंह स्मृति अवार्ड मिला था, तो मुझे जी। इनवाइट किया गया था। तो मैंने वहाँ बनारस में जाकर बनारस। खूबसूरत बला मैंने किया, और मैंने उसमें रोल किया। मतलब वाह। दूसरी तो है नेकी और बदी है, तो मैंने ताहरा का रोल किया। और वहाँ सारे लोग अगर अच्छा होता है तो वो लोग हाथ उठा के कहते हैं हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में ये खासियत है कि हाथ उठा के कहते हैं हर हर महादेव जब अच्छा लगता है। क्या बात। तो वो जब बोला तो तालियां बजती थी, हर हर महादेव, तालियां बज रही हैं। मतलब अभिभूत हो गए हम एक्ट करके। तो बिल्कुल। तो एक तो मैंने उसके एक्टिंग में फर्क लाया है, मैंने उसका उसमें उसकी एक पेडागॉजी बनाई है, और इंटरप्रेट किया है मैंने नाटकों को। मैं काजल जी आपको सच कहती हूँ, उस समय वही नाटक परंपरा थी। और ये जो इस समय हम नाटक से पैसा कमाना चाहते हैं ना, कि कमर्शियल नहीं है थिएटर, कमर्शियल टच है उसमें, बड़ी गहरी पकड़ है, बहुत, मतलब कभी फ्लॉप होता ही नहीं वो नाटक। मैंने अभी अभी किया है 2019 में वीर अभिमन्यु सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 18 लड़कियां आती हैं उस क्लास में और 5 लड़के। सारी लड़कियों ने लड़कों का रोल किया है। अभिमन्यु लड़का वाह। बनी है, युधिष्ठिर लड़का, नकुल सहदेव, सब लड़का, शल्य शकुनी अश्वत्थामा, सब लड़के। सिर्फ 5 लड़के थे, वही दुर्योधन बने थे। तो सबने कहा मैडम मैडम दुर्योधन मारता है अभिमन्यु को, एक लड़के लड़की को मारते हैं, ये तो नया इंटरप्रिटेशन हो गया। तो इस तरह से खेला, उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने नई स्क्रिप्ट लिखी है फारसी में। फारसी शैली में नई स्क्रिप्ट लिखना एक सबसे बड़ी बात है। हर बार जो भी नाटक होता था उसका एंड में बदल देती थी। मशरकी हुर में एंड में हमीदा इबादत के लिए चली जाती। मैंने कहा नहीं, इबादत नहीं करेगी लड़की, ये सोशल वर्कर भी नहीं। और मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं खुद इतने अच्छे प्ले राइटर हैं कि उन्होंने पारसी शैली को पूरा पढ़ा और उन्होंने नए सीन्स लिखे, नेकी बदी के रोल्स को इलेबरेट, और पूरा का पूरा एक कॉमिक लिखा है, मियाँ की जूती मियाँ के सर। ये हमने 2001 में जब यहूदी की लड़की किया था, तब उसके साथ उसको किया था कॉमिक। और इनामुल हक बदरुल, जो इस समय बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, मीडिया के वक्त। हाँ 2001 में। हाँ कौन बोला? मैं ही बोली। तो वो और अभी टेक्निकल, उसको जब टेक्निकल बहस में होते हैं तो कुछ कुछ हो जाता है। जी जी प्लीज। तो वो अभी उसमें 3 सीन्स और जोड़ दिए, तो वो एक फुल फ्लेजेड नाटक है पारसी शैली में कॉमिक। तो वो कमेंट करता है, मुझे कॉमिक जो होता था ना, वो लोगों पे कमेंट करता था, ये करता था, तो वो उसने से कमेंट करना। फिर उसमें मैंने म्यूजिक दिया, म्यूजिक वाह। देना शुरू किया। मैंने कहा भाई सब लोग तो गायक होते नहीं है, पारसी शैली में बड़े गायक हुआ करते थे, तो रागों में और ऐसे गाते थे, तो ऐसा गाना बनाएंगे जो आदमी गा सके। तो मैंने कई धुनें बनाई, खुद खुद मोहन जी, मोहन उप्रेती जी ने हमको मशरकी में गाने सिखाए थे, वो गाए स्टेज पे। रंजीत भाई ने, रंजीत कपूर जी ने नाटक किए। तो उसमें तो मतलब मेघदूत में मैं नाचती थी, गाती थी, जंप करती थी हवा में, वाह। जंप करती थी। खूबसूरत बहू एक नाटक था, जी और जी। बसंती का रोल करती थी। तो उस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स किए मैंने, और अपने आप को कल्टीवेट करती रही। और सबसे बड़ी बात पता है क्या काजल जी, कि जब आप पढ़ाते हैं ना, तो मैं कई बार बिना ब्रेकफास्ट करके जाती थी स्कूल। मैं वहाँ पे करती थी एक्सरसाइजेस, करती थी स्टूडेंट के साथ, एक्सरसाइज करती थी। स्कूल में कोई भी वर्कशॉप होती थी तो मैं भी उसके साथ जाती थी। जार थिएटर था, वो फिजिकल था, तो मैं भी चली गई, मैं कहा मैं भी करूंगी।
तो सारे स्टूडेंट्स का अरे ये टीचर, अरे ये स्टूडेंट कौन आया है हमारी क्लास में, आइए आइए। तो स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती हो गई। फिर मैं भी उतनी एक्सरसाइज करती। तो उससे क्या है, आप 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 खुद बहुत ठीक रहते हैं, आप बिल्कुल। बात कर सकते हैं, आप कंटिन्यूस रहते हैं। और उसके बाद जब मैंने एनर्जी रिपेटरी छोड़ा था, तो मेरे सारे नाटकों का एक्सपीरियंस का निचोड़ एक नाटक है। नाटक मतलब कहानी का रंगमंच है, खाना बदोश। वो 16 साल किया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, सिर्फ हम दो होते थे। पूरा इंडिया घुमा है, हमारी बेटी उसके साथ बड़ी हुई है। और कहाँ कहाँ नहीं किया है। उडुपी में लोहे की बेंचेस लगी हुई हैं और मठ है, और एक पुजारी आरती उतार रहा है, और मेरे हस्बैंड उठ के 10 वाट का बल्ब लगाते हैं, उतरते हैं और नाटक शुरू। अजीत कौर जी जो हैं, इतनी बड़ी उन्हीं का लिखा राइटरेस हुआ है, पंजाबी, उन्हीं का लिखा उनकी हुआ है, बहुत खूबसूरत है, तो उनकी बहुत 3 खूबसूरत कहानियां है खाना बदोश, बहुत खूबसूरत। अब बहुत सोचती हूँ कि खूबसूरत है खाना बदोश। हाँ, तो उसका कमाल का प्ले, कमाल कमाल की कहानी है, नॉवल है वो वो, कमाल का है। हाँ, तो वो एक तरह से हमारे लिए एक्सरसाइज थी। उसको हम करते थे, मतलब उसको हमने सिडनी में भी किया है, उसकी वजह से ही हमें बुलाया गया सिडनी। और यहाँ पे कई भारंगम में बहुत बार हुआ, बहुत बार एक गांव में किया हमने, अंकुर जी के घर में किया, नसीरुद्दीन शाह के लिए स्पेशल शो किया। तो नसीर भाई देखते रहे, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई थी डर के मारे, पर फिर भी मैंने कहा, और उनके सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ। फिर नसीर भाई ने कहा, अरे यार ये नाटक तो तुम लोग 20 साल तक कर सकते हो। और सच है, आज भी हम कर सकते हैं उसको। सच में वो और है ऐसा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमने उससे पहले अजीत कौर जी से कभी नहीं मिले। हम मतलब हम कर लेते थे, हम कर रहे, तो अजीत कौर उसी शो में एक दिन पहले उनका फोन आया कि मिलने आ जाती। मैं कहा मैं नहीं मिलूंगी, बिल्कुल नहीं मिलूंगी, पता नहीं वो कैसी है देखने में और मैं कैसे एक्ट कर रही हूँ। पर वो आई और वो सारे समय रोती रही, सारे समय तो, और उठ के चली गई। मैंने कहा हम तो फ्लॉप हो गए, अब हमें उनका डांटेंगे। उनका अमृता जी के साथ बहुत गहरा एसोसिएशन था, अमृता प्रीतम जी के साथ। हाँ। और फिर हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में उनके बहुत जानने वाले लोग थे। तो हमने जब किया तो उनके कजन्स आए, कहने लगे आप अजीत कौर की तरह ही चलती हैं, आप अजीत कौर और की तरह बाल बांधती हैं, आप अजीत कौर की वाओ! तरह। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सारा एक्सपीरियंस थिएटर का, और कितना पैशन है, मतलब मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं इस समय सचमुच, कि यस, बिल्कुल। आप नहीं जानते लेकिन आत्मसात करते। और वागीश जी जो रोल करते थे, वो तो लोगों ने कहा वो मर चुका था कैरेक्टर, मतलब जब उन्होंने रोल किया है, तो वो जो ओमा का कैरेक्टर है, वो एक पब्लिशर थे सचमुच में, वो नहीं रहे थे। यहाँ पे एक जब मेला लगता है ना किताबों का, तो हम गए देखने के लिए कि कौन है वो, जरा देखे उनको, तो उनके बेटे खड़े थे, तो वो तो नहीं थे। तो सबने कहा, इंद्रनाथ चौधरी जी साहित्य अकेडमी के सचिव थे, उन्होंने कहा, बुला के कहा, सुनो वागीश तुम कब मिले उनसे, तुम तो बिल्कुल हूबहू वही के वही हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम दोनों कितने शिद्दत से उसको करते थे, कि वो कहाँ से उड़ के उसकी आत्मा हमारे अंदर घुस गई थी, और हमारे एक्सपीरियंस से वो निकल रही थी। और वो वॉइस एंड स्पीच का एक इतना अच्छा नमूना है। और उसमें जो थर्ड कहानी है ना, वो बिना ब्लॉकिंग के है। आप सोचिए, कमाल है खाना बदोश। बिना ब्लॉकिंग के मैं अपना चलती हूँ जहां जाना होता है, पर मुझे मालूम है कहाँ पहुंच जाना है, और पूरे इमोशन के साथ चलते हैं। तो आप पूरा क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर। प्रेस क्लब में मैं किया, मैंने प्रेस क्लब में जो बड़ा हॉल है, उसमें मैंने किया, हॉल है। लोगों ने देखा, बैठ के शुरू किया, कहानी होते 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 नाटक होते। तो वो एक एक्सपीरियंस है। फिर किरण जी ने संगीत नाटक अकेडमी 2010 में 3 लोगों के सोलोज कराए, मेरा, आशीष विद्यार्थी और माया राव जी का। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिटरेचर के ऊपर आधारित आपको कुछ करना था। तो हम बहुत कहानियां पढ़ी हम लोगों ने घर में, क्या करें क्या नहीं करें। तो वागीश जी ने मेरे लिए, मतलब वो मुझे जानते हैं, लेकिन उनकी लेखन कला भी इतनी अच्छी कि उन्होंने एक पूरा, एक छोटी सी कहानी थी, उसको इतना बड़ा किया। लाइफ इज स्वीट एट कुमान सेनो, जिंदगी मधुर है। देखिए मैं इसका एक आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। जी ये जी हूं मैं, जी। एक अफ्रीकन, वाओ! एक अफ्रीकन औरत, ये हूँ, वाओ! वाओ! ये हूं मैं, ये हूं मैं, वाह! है ना।
तो ये हूँ मैं, ये भारंगम में हुआ था। कमाल। वो हमने उसको किया, और उसका सारा क्रेडिट मैं किरण जी को देती हूँ, क्योंकि किरण जी ने मुझे एक नाट्य नाद में करते देखा और कहा, अरे इस हीरे को कहाँ छुपा के रखा था। मतलब उनका ये कहना मेरे लिए, आप नहीं समझ सकती कितना, एक एक्ट्रेस तो ह्यूमन बीइंग ही होता है ना, उसके अंदर ऐसा खुल गई मैंने कहा, मुझे किरण जी ने कहा इतना अच्छा, मतलब रोम रोम पुलकित हो गया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वो करा, और 70 साल की बुढ़िया बनना था। एक माँ है जो एक गांव में अपने अपने मदरहुड की वजह से जिंदा रहती है, उसका एक बेटा है जो मर चुका है पर उससे मिलने आता है, और उसमें 5 कैरेक्टर्स करती थी मैं। छोटी सी हसी, उसकी पोती, वो खुद, उसका मरा हुआ बेटा, वो आता है उससे मिलने। मतलब ये एक सुपर नेचुरल कुछ कहानी है, पर ये एक ऐसी कहानी है कि वो अफ्रीकन फिलोसफी को सामने रखती है। तो ये अभी फिर से हुआ, जयपुर में किया मैंने, ओलंपिक्स में चुना गया, वो बेस्ट ऑफ भारंगम चुना गया, तो वो सोलो। और अभी जब मुझे अवार्ड मिला संगीत नाटक, तो उसके जो अवार्डी शो होता है उसमें भी मैंने किया, और उसकी कॉस्ट्यूम खुद की, सब कुछ किया, उसका रोल, और उसमें भी लैंग्वेज। अच्छा, क्या इंग्लिश हम सुनते हैं अफ्रीकन लोगों को बोलते हुए ना, तो आप उस एक्सेंट को जोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदी बोलते तो हमने कभी नहीं सुना, तो हिंदी में कैसे वो उनका बोलना मिक्स करें, तो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसमें अपनी एक लैंग्वेज डाली, और निकल तू यहाँ से, सुन, खबरदार जो तूने ये बात कही, ऐसे कुछ बात बोलती थी मैं। हाँ हाँ, जय मरद, मुझे दुखी देखकर सुखी होना चाहिए, और जब मूसा को देख के तो मुझे लगे है कि लॉर्ड से मर्द बनाते वक्त बहुत बड़ी भूल हो गई। उसे हर मर्द को पहले एक औरत बनाना चाहिए था, कम से कम एक बच्चा पैदा करने के लिए, तब उनकी हिम्मत न होती ये कहने की कि तुम औरतें तो घमंडी होती हो। तो मतलब गांव में एक औरत कैसे कैसे, और वो बरेली में मैंने किया, वो मैंने पटना में किया, और अभी दिल्ली में शो किया, तो वो उसको करने में बड़ी जान लगती है। लेकिन मतलब मैं फिर से बोलूंगी हिमा जी, यू आर लिविंग लेजेंड, यू आर लिविंग लेजेंड, नहीं, इसमें क्या कोई दो काजल, राय नहीं है। यू आर, आपकी वो काजल वाइब्रेशंस मुझ तक आ रही हैं, यू आर। काजल जी, आप यंग जनरेशन होकर इस बात को समझ रही हैं, ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। ये मंच ऐसा है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं अभी 70 साल की नहीं हुई हूँ, पर अब मैं किरण जी आपके लिए टीनेजर। कितना खूबसूरत लिख रही है, किरण जी बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने आपके लिए। ओ किरण जी, यू आर अ वंडरफुल एक्टर। इतनी खूबसूरत है किरण जी, दिल से भी और एक्टिंग में भी। तो वाकई राज बस, गुप्ता जी आपके लिए लिख रहे हैं, इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। राज तो मेरा बहुत प्यारा एक्टर है, वो मेरा रुस्तम है, और मुझे हर बार पकड़ के मैडम आप, मैंने श्रीराम सेंटर में बहुत पारसी स्टाइल्स के प्रोडक्शंस किए, अपने यहाँ किए, एमपी ड्रामा स्कूल में किया, मिरांडा हाउस में किया, और वो जो मैंने शेरों को कंप्लीट होते हुए सुना है, मैंने कभी नहीं वाह। सुना था। उसकी एक क्वालिटी होती है पारसी स्टाइल की, कि तुरंत ऑडियंस जुड़ जाती है। तो ये होता तो मिरांडा उसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, हंसराज कॉलेज के, रामजस कॉलेज के आहा, आहा। पॉश लड़के, वो सब लड़कियों को देखने आए थे। पर वो नाटक देखते देखते पूरा हॉल बोला उस डायलॉग को, मेरे रोंगटे खड़े हो वाह। गए, मैंने कहा, ओह माय गॉड। तो वो एक डिसिप्लिन है, वो शैली एक डिसिप्लिन है। और काजल जी, आपके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इतना सुंदर ढंग से बात करती हैं, इतने शेरो शायरी में बात को प्रस्तुत करती हैं, और आप रेडियो से जुड़ी हुई हैं। मैं रेडियो की भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उसने भी मुझे बहुत सिखाया है। मेरे फ्रीलांसिंग के दिनों में मुझे बहुत सहारा दिया है। कितने प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने नाटक किए हैं, हंसते हंसाते होता था उसमें, मैं जोक्स बोलती थी, जबकि मैं जोक्स बोलने में सोचती हूँ कि मैं बड़ी फ्लॉप हूँ। और फिर रेडियो में भी जो नाटक होते हैं ना, उनमें भी कितना फर्क आ गया है। फिर मैंने रेडियो के लिए स्क्रिप्टें लिखी हैं, और मुझे अवार्ड मिला है, वो रखा हुआ है मेरे वाह। पास रिपोर्ट। उस वाह। वक्त दीपक दीपक छिब्बर जी हुआ करते थे,
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे वो लिखवाई थी स्क्रिप्ट, अब वो मेरे घर आए थे और मैंने उसको, और मुझे अवार्ड मिला उसमें। फिर दानिश इकबाल साहब थे, जी। उनके साथ काम किया। आपके साथ भी करूंगी, देंगी ना मौका आप? मैम प्लीज़ मेरा तो यू आर लेजेंड, ओह गॉड! क्या मेरे लिए तो खुशकिस्मती होगी बहुत बड़ी। मतलब फिर मैंने क्या किया कि ये एक तरीका हमारे एक्टर्स को पता होना चाहिए। तो मैंने थर्ड ईयर में एक मॉड्यूल बनाया जब मैं एनएसडी में थी, कि एक्टर को अपनी वॉइसिंग, डबिंग, रेडियो प्लेस कैसे करने चाहिए। तो उसमें मैंने रेडियो से दानिश इकबाल साहब को बुलाया, सुचित्रा जी को बुलाया, क्योंकि वो बहुत तो आवाज की मलिका है, बिल्कुल, उनको बुलाया, बिल्कुल, उनको बुलाया और बिल्कुल। एक दो और लोगों को बुलाया और उनके साथ वो बड़ा क्लिक हुआ था। वो उसके जितने लोग भी पास आउट हुए हैं ना, वो मुझे लिखते हैं, मैडम बड़ा मजा आता है, कार्टून कैसे डब करते। तो उसमें वॉइस स्पीच आता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वॉइस आता है, तो ऐसा बहुत कुछ आता है। और एक्टिंग में मुझे लगता है कि चाहे आप मीडिया में एक्ट करें, चाहे आप रेडियो में एक्ट करें, चाहे आप स्टेज पर एक्ट करें, अभिनय की एक कला होती है। अगर आप उसको सीख जाते हैं तो आप सब जगह, पर आप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अपने यस, आप को लचीलापन होना चाहिए। और यस। आपका डायरेक्टर आपके लिए खुदा होता है उस समय, वो जो कहता है वो मानना चाहिए। हर वक्त नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, फिर क्या होता है, चीजें नहीं बन पाती। लेकिन पारसी स्टाइल में मैं बड़ी खराब डायरेक्टर बनती हूँ, क्योंकि पारसी स्टाइल में वही करना होता है जो होता है। तो नहीं ऐसे ही बोलो, तो कई बार तो लोग मुझसे बड़ा घबरा जाते हैं, मैडम बड़ी सख्त है। अच्छा, जब मैं इंडिपेक्ट्री से पास हुई तो मैं बड़ी नाइव सी, सीधी सादी सी, लोगों की डांट खाने वाली, ऐसी चुपचाप सी चीज थी। फिर मुझे श्रीराम सेंटर में जब पढ़ाने को बुलाया गया, तो मैंने अपने ऊपर एक कवच ओढ़ लिया, सख्ती का, इमरती देवी का। बिल्कुल ऐसे हो गई, डांट, चलो ऐसे करो, राज राज इसके वो होंगे, गवाह होंगे। पर अगर मैं सख्ती नहीं करती तो वो लोग सीखते नहीं, और मैं, बिल्कुल, वो मेरी इज्जत नहीं करते, तो कहते बिल्कुल, कौन आ गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो इस तरह से अब अभी एनएसडी से मैं रिटायर हुई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने मन पसंद काम कर रही हूँ। मैंने लिखना भी बहुत, लिखी भी बहुत, लिखा भी। मैं जनसत्ता की एडिटर थी, सॉरी, कि मैं थिएटर क्रिटिक थी फॉर 2 years। और मैंने ये कोशिश की कि एज एन एक्ट्रेस मैं बता सकूं इस एमेच्योर ग्रुप को कि देखो, तुमने ये अच्छा किया और अच्छा ये नहीं किया है। क्योंकि तब रिव्यूज ऐसी भी कहते, उसने बहुत सुंदर अभिनय किया। अरे तो क्या सुंदर किया, यू क्या सुंदर किया, मतलब ये तो बताइए कि आपके अभिनय में क्या क्या बारीकियां थी। तो फिर और मैंने बहुत लिखा है एज एन एक्ट्रेस। रिचर्ड शेखनर के साथ हमने काम किया था एनवायरमेंटल थ्योरी पे। उन्होंने हमारे साथ द चेरी ऑर्चिड किया था। मेघदूत में बाहर पूरा घर बनाया गया था, चेरी का बगीचा उगाया गया था। मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी के साथ एक्ट करते थे हम। तो मतलब उसको है क्या, उसके साथ पूरी ऑडियंस घूम के जाती है। हम एक सीन यहाँ करते थे, एक सीन पार्क में करते थे, एक सीन बगीचे में करते थे, तो हमारे साथ ऑडियंस चल के जाती थी। तो बनारस की रामलीला जो है, उससे ये बहुत इंस्पायर था। तो उस वक्त मैंने रविवार एक मैगजीन निकला करती थी, अशोक सेक्सरिया जी थे उस समय वहाँ। मैंने उनको लिख के भेजा कि ये इस तरह से होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत लंबा लेख लिखा है तुमने, इसको एडिट करो, तुम एडिटर की बेटी हो, एडिट करो। मैंने इसको एडिट करके फिर भेजा। उन्होंने कहा, इसको पढ़ के मुझे समझ में आया है कि एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ रिचर्ड शेखनर क्या है। अच्छा, उसमें बड़ा मजा आता था। उसमें वारिया एक कैरेक्टर है और एक लोपाखन कैरेक्टर है। उन दोनों की शादी नहीं होती और वो दोनों ही निचले तबके के कैरेक्टर्स हैं। तो मैं वारिया बनती थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोपाखन बनते थे। और वो नाटक में कभी मिलते नहीं, उनने वो प्रपोज नहीं करता कभी। लेकिन हमारी शादी हो गई बाद में। फिर बाद में जब रिचर्ड शेखनर आए तो हमने कहा, सर लुक, योर वारिया एंड लोपाखन हैज गॉट मैरिड, इट्स ए न्यू प्ले नाउ। तो बड़े खुश हुए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं बहुत थक गई, आप मुझे बताइए और मैं क्या बोलूं। नहीं, नहीं, आपने इतना मतलब मेस्मराइज्ड इज़ अ वर्ड। इट्स अ वर्ड, मतलब कुछ चीज़ों को शब्दों में बाँधना आसान नहीं है। मैं काजल, इस बात तुम ब्यूटीफुल। मतलब, और अभी स्कूल में भी क्या हुआ
कि जब मैं गई तो उत्तरा जी पढ़ाती थी वॉइसेस पे, फिर उनको किन्हीं कारणों से जाना पड़ा तो वो खाली हो गया। तो मैंने जब मैं रेगुलर होके गई तो वो सिलेबस बहुत छोटा सा था, तो मैंने उस सिलेबस को बड़ा किया, बहुत सुंदर बनाया सिलेबस कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि अभी तक वो सिलेबस स्कूल में पास नहीं हुआ है, मतलब पर मैं वो पूरा पढ़ाती हूँ। तो मैंने पोइट्री रेसिटेशन शुरू कराया फर्स्ट ईयर में कि पोइट्री एज अ टेक्स्ट आप कैसे, उसमें शब्दों की क्या महिमा है। ये अपने पिता से मैंने विरासत में लिया, और पर मैंने उसको अपने ढंग से किया। और रिपेट्री में मैंने एक पोइट्री प्रोग्राम किया था मैथिली शरण ग्रुप का, हम कौन थे क्या हो गए हैं क्या होंगे अभी, और उसमें बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत उसमें इन्होंने लिखा। और निरुपमा जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है आपके लिए। मैरिड, यस नीरू आई एम। और पता क्या, नीरू को कई बार जो मैं अपने मन की बातें टेक्स्ट कर देती हूँ चिया तो मेरी बेटी जो है वो मुझे अक्सर फोन करके कहती है कि मम्मी मुझे बड़ी मम्मी की बड़ी याद आती है। बोलती रहो हेमा। बिल्कुल, नूरीन, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, नूरीन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी की टीचर रही हैं, और वो बेस्ट टीचर है उसके हिसाब से। वो कहती है मेरी सबसे अच्छी टीचर नूरीन मैम है। और नूरीन जो है वो खुद इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, और उनके हस्बैंड जो है मनोज, वो कमाल के एनर्जी हैं, कमाल के हैं, वो एसआरसी रेपेट्री में कमाल थे। के हैं, अब कमाल के तक पापा एक्टर हैं दोनों, बहुत नौरीन जी भी और बहुत, ये भी। मतलब ये लोग दिग्गज लोग हैं। मतलब जी, हमारा बड़ा अच्छा समय था, हम एनर्जी रेपेट्री में थे, ये लोग एसआरसी रेपेट्री में थे। हम लोग आया जाया करते थे, पापा इन लोगों के साथ जाके पोइट्री प्रोग्राम्स करते थे, मैं इनके प्रेज देखती थी, मैं रिव्यूज लिखती थी। मतलब ये आदान प्रदान हुआ करता। संजीव सहाय हुआ करते थे वहां पे, जी बिल्कुल। दानिश जी हुआ करते थे जो अब नहीं है शायद। बहुत बहुत अच्छा समय था। अब आप पूछिए प्लीज, मैं अब आप पोइट्री के बारे में बता रही थी, वो रह गया सवाल, वो रह गई बात। वो जो पोइट्री प्रोग्राम हुआ था उस समय एनएसडी रेपेट्री में बड़े दिग्गज कलाकार थे, रागेश कुमार सिंह, सीमा विश्वास, नूतन सूर्या, गोविंद नामदेव, प्रमोद माउथो, लोकेंद्र त्रिवेदी, सुरेश शेट्टी। अब मैं उनको डायरेक्ट कर रही हूँ पोइट्री प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कैसे करूं, तो मैंने उनको बड़े दोस्तों की तरह से रखा और धीरे से अपने विचार उन तक लगाए। हाँ हाँ, ज्ञानेश दानिश, ठीक ठीक सही कह रहे हैं आप। प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा भी थी भाई, प्रतिमा भी थी उस रिपेट्री में, और प्रतिमा बिरयानी बना के लाती थी। आहा मैं सच में तो प्रतिमा दी का थैंक यू कहूंगी, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने, मैं उनकी मतलब आपको मैं मतलब मैं कहाँ क्या कहूँ, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू प्रतिमा दी, रियली थैंकफुल टू हर। आई एम ऑल्सो। मैंने, प्रतिमा ने मुझे गुस्से में लिखा, तुमने तुमने हाँ नहीं कहा काजल जी को। मैं कहा नहीं मैं अभी बिजी हूँ यार, प्लीज। वो डांटना उसका वैसे ही है अभी। हाँ, लेकिन पर सच में इट वाज मतलब इंतजार, सब्र का फल मीठा होता है, मैं अपने लिए कहूंगी, और मुझे उसका फल मिल गया। काजल जी जी। मुझे मत पेड़ पे चढ़ाइए, मैं बचपन में बहुत चढ़ी हूँ। जी। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तुरंत जूते पहन के घूमने निकल जाती हूँ, वॉक खूब करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, खाने खाती हूँ। मुझे खाना खाने का बड़ा शौक है। खाना मैंने कभी, जब तक मेरी शादी मैंने नहीं बनाया, उसके बाद खाना बनाना सीखा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। आज इडली बनाऊंगी, आज छोले भटूरे बनाऊंगी, मतलब समथिंग इम्पोर्टेंट। एंड मुझे पोइट्री जैसे है, पोइट्री पे फिर आती हूँ तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं, मैडम पोइट्री कैसे बोलेंगे हम। एक तो पोइट्री पढ़ना, तो मैं उनको पोइट्री करना सिखाना सिखाती हूँ। चुनिए, तीन तीन पोइट्रीज पढ़िए, फिर उनको चुनिए, फिर उसको कैसे बोलेंगे, उसको कैसे एक टेक्स्ट की तरह करेंगे, एक नाटक, उसमें शब्दों की क्या महिमा है, शब्द कैसे चित्र बनाते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगी, एक तो उनका साहित्य से बहुत बड़ा जुड़ाव हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारी पोइट्स को पढ़ते हैं। फिर और इमोट करते हैं, इमोट करना होता है। तो लोग तो मैं डायरेक्शन में अपना काम इन दो जगहों पे अच्छा मानती हूँ कि पोइट्री रेसिटेशन और पारसी साइड में मैंने बहुत काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं कर, मतलब इब्राहिम अलकाजी के साथ आप रियलिस्टिक एक्टिंग ही तो करेंगे। तो मेरी बहुत इच्छा है अभी कि मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, और उसमें बहुत स्त्रियों के चरित्र हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तो मुझे सांस लेने का मौका मिला है, रिटायर हुई अभी, तो अब मैं उसको लिख रही हूँ, कुछ किताबें लिख रही हूँ पारसी स्टाइल पे, वॉइस एंड स्पीच पे, और भी बहुत सारे, और गार्डनिंग करती हूँ मैं वाह बाहर वाह। बाहर जाके सूरजमुखी के बीज बो दिए, रोज आहा, पानी देते, 7 दिन में उगेंगे, अंकुर क्या निकलेगा, बात। फिर आहा, टमाटर बो दिए, शिमला मिर्च बो दी, अरे ये उग रहे, और मतलब फूल, ये मालती जो है अब फूलेगी, मतलब मेरे घर में कम से कम 20 किस्म के पौधे लगे, हालांकि सब कुछ बहुत ऊट पटांग लगा हुआ है, कोई कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं है। हमारे घर के ऊपर जो घर है, हम डीजे फ्लैट में रहते हैं, जो हमारे घर के ऊपर जो घर है, वो 30 साल तक कोई नहीं था, तो टूट गया, तो उसकी सारी सीलन, उसके कीड़े सब हमारे घर में आ रहे थे, अब कोई आ गया है तो घर बनना शुरू हुआ है, तो अध टूटा घर, और उसमें गमले बोए हुए, कैक्टस भी है, मालती भी है, मनी प्लांट भी है, तुलसी मैया भी है, और सब कोई, तो मैं क्या करती, कभी ये कर देती, कभी ये कर देती, अभी मुझे एक, अभी ऐसा लग रहा है वक्त है, सब कुछ कर लो, मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने इस वक्त को लेकर, आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या करती हूँ। क्या और बात। मैं ऑनलाइन सेशंस कर रही हूँ, मिरांडा हाउस में भी मैंने ऑनलाइन सेशन किया, और अभी एनएसडी में ऑनलाइन सेशंस कर रही हूँ, अभी एक और पुणे में इंस्टीट्यूट है, वहाँ ऑनलाइन सेशंस पढ़ा रही हूँ, तो जी, बहुत तरह से मेरी पर्सनालिटी जो है वो कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, पर फोकस करके चलूंगी, बस इतना ही बोल पाऊंगी। आप नहीं कुछ आपने मजा आ गया। मैं बस ये कहूंगी मजा आ गया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इतने खूबसूरत कमेंट आए, इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का, कश्मीर से हमारे साथ इतने व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहूंगी। जम्मू से हमारे साथ बहुत व्यूअर्स जुड़े हैं, सभी का आज मैं नाम नहीं ले पाई, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। कश्मीर से अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो दूरदर्शन अरे केंद्र श्रीनगर नमस्कार, में ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं और नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लवली चंद्रा जी जम्मू कश्मीर की ए ग्रेड अरे क्लासिकल सिंगर हैं, वो माय हमारे साथ गॉड, जुड़ी हैं। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, फैशन डिजाइनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बाकी अनुजा कुमार हमारे साथ जुड़ी, बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। प्रतिमा दी तो है ही, वीना मेहता कश्मीर, वीना मेहता जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनीश बग्गा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत बातें हिमा जी की, मजा आ गया, मेरे पास कुछ मैं पूछने का मैं कुछ मैं भी नहीं रहा बहुत है। शुक्रगुजार, मैं आपकी बहुत थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ, और सबकी मैं शुक्रगुजार आपकी हूँ कि मुझे आपने मंच दिया, मैं सब तक बात, और मैं बहुत दिल खोल के बात कर पाई। बहुत ये मजा आया, ये यही बात यहाँ तक पहुंची है, दिल ये से दिल असल तक हेमा है, पहुंची है, ये दिल हेमा से दिल असल तक। हेमा। थैंक यू, वाकई, वाकई दिल से दिल तक। बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच, सबको नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब सभी का शुक्रिया, जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, इतना खूबसूरत, जी चाह रहा था बस हिमा जी को सुनते ही रहे, उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट, बहुत ही खूबसूरत बातें, उनकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी, और आप लोग हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। प्रतिमा दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहूंगी, स्पेशली प्रतिमा दी। और हमारा जो शख्सियत का अगला अंक है वो होगा 12 तारीख को, कल शिवरात्रि है, आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 12 तारीख को, 12 को हमारे साथ शख्सियत का जो अगला अंक होगा 7 बजे, हमारे उसमें से हमारे साथ जुड़ेंगे, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जम्मू कश्मीर से हैं और वेटरन थिएटरिस्ट हैं, थिएटर एजुकेटर हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, एक बहुत बड़ा नाम है रंगमंच के क्षेत्र में, एम के रैना सर हमारे साथ जुड़ेंगे 12 तारीख को शाम 7 बजे। तो रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं 12 तारीख को शख्सियत के अगले अंक में, यानी परसों, और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।